नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। हमारे खास कार्यक्रम कुछ अनकही बातों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जो कि कह सकते हैं परिचय के मोहताज तो नहीं है, जिनके अनशंस काफ़ी फेमस रहे बुंदेलखंड के साथ में समूचे उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री को खून से खत भी लिखे, बुंदेलखंड राज्य की मांग भी की, एम्स की मांग भी की। पर वाकई में उस व्यक्ति का जीवन की शुरुआत कैसी हुई, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम निकले हैं और वो शख्सियत हमारे साथ में है। तारा पाटकर जी, स्वागत है नई सोच नई पहल में। नमस्कार नमस्कार जी। तारा जी, सबसे पहले तो आज ये सुबह का समय है और अतुल्य महोबा कह सकते हैं हम लोग, वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में खड़े हैं। बात करेंगे तारा जी, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड के लोगों की बात करें या प्रदेश के लोगों की बात करें, आपके कामों को तो सबने जाना है, पर तारा पाटकर की शुरुआत कैसे हुई? जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में एक आपका पीक टाइम रहा, 27 साल का आपका पत्रकारिता का करियर रहा, और पत्रकारिता भी उस लेवल की रही जहाँ आज के युवा सोचते हैं कि हम उस लेवल की पत्रकारिता करेंगे। तो कैसे सफ़र की शुरुआत हुई? देखिए, जब हम बाहर पढ़ने गए, पहले तो हम इलाहाबाद गए, क्योंकि हमें याद है कि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा है। तो मैं बताऊंगा कि पहले जब हमने इंटर किया यहाँ से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ से बच्चे जाते थे जो होनहार ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी। तो हम भी गए। उस साल वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हुआ पहली बार, और उस एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में महोबा से केवल मैं ही सिलेक्ट हुआ, और एक हमारा साथी, एक चरखारी से, महोबा का मतलब चरखारी से एक उपाध्याय थे हमारे, जितेंद्र उपाध्याय, वो हुए। हम लोग इलाहाबाद में पहुंच के मिले कि अपने क्षेत्र से कौन कौन आया है। तो पता चला कि महोबा से तो कोई नहीं आया है, और चरखारी से एक हमारे जितेंद्र उपाध्याय आए। फिर वहाँ हम कुछ समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया। बहुत अच्छी एंट्रेंस चूँकि हुआ था, वो टफ़ था, तो उसमें रैंक हमारी बहुत अच्छी थी। फिर वहाँ एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ का पानी हमको सूट नहीं किया, इलाहाबाद में रह नहीं पाया, बीमार हो गया। उसके बाद हम लौट आए। फिर बीमारी की हालत में हमने घर में यहीं रह के कुछ तैयारी की। हमारे कुछ साथी थे, वो चंडीगढ़ में रहता था हमारा एक मित्र, उसने कहा यहाँ आ जाओ, हमारे वहाँ रहना। फिर हम 1 साल चंडीगढ़ में भी पढ़े। वहाँ हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा चांस था कि मेडिकल में नहीं हुआ। फिर हमने सोचा एडमिशन, अब हमको इलाहाबाद नहीं रहना है। फिर हम लखनऊ पहुँचे, प्रदेश की राजधानी थी, बड़ा वो था, लेकिन कोई वहाँ हमारा संपर्क नहीं था। तो वहाँ गए, वहाँ भी एंट्रेंस हुआ, वहाँ भी हमने एंट्रेंस में काफ़ी हमारी अच्छी रैंक आई। तो उसमें हमने वहाँ एडमिशन लिया, हॉस्टल में पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हमने देखा कि हमारे बुंदेलखंड के, महोबा क्षेत्र के बहुत कम बंदे थे। गिने चुने 2-4 लोग थे, जैसे इसमें हमारे मनोज तिवारी जी हैं, हमारे सपा से अभी प्रत्याशी थे, ये हमारे हॉस्टल सीनियर थे। गंगाचरण राजपूत जी हमारे हॉस्टल में रहे, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में। हमें पता चला कि गंगाचरण राजपूत जी हैं, जो उरई के हैं, वो यहाँ के एक छात्र नेता है। तो ये इस तरह से 2-3 लोग थे। एक अशोक निगम जी थे हमीरपुर के, उनसे मुलाकात हुई। तो हम लोग क्षेत्र के लोग तलाशते थे। तो इस तरह से एक पढ़ाई जब चालू हुई, तो वहाँ पर पूर्वांचल और बिहार के लोग ज़्यादा थे, हावी थे, और हमारे बुंदेलखंड के बहुत कम थे। तो हम लोगों ने लेकिन वहाँ भी परफॉर्म किया, पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहे, और हमने बीए किया, वो उसमें भी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस था। हम जो उसमें सेकंड टॉपर में रहा। फिर हमने हमारे कुछ साथी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे, पर मेरा रुझान सिविल सर्विसेज में शुरू में नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कैसे हम अपने बुंदेलखंड को आगे ले जाएं। मुझे लगता था जर्नलिज्म में जाना चाहिए। तो मैं लॉ कर रहा था, लेकिन मैंने लॉ बीच में छोड़ा, और मैंने जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी में चालू हुआ। वो बहुत ही उसमें 30 सीट थी, 15 जनरल के लिए थी,
और 15 रिजर्व थी, 8 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए। उसका एंट्रेंस हुआ, तो वो एंट्रेंस हमने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो हमने फिर एडमिशन ले लिया। तो उस समय MBA कोर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा माना जाता था, और नंबर 2 जो है वो जर्नलिज़म था। तो हमने कहा अब हमको जर्नलिज़म पढ़ना है। फिर हमने जागरण में हम ट्रेनिंग करने गए। कह सकते हैं यहाँ से जर्नलिज्म की शुरुआत हो गई तारा जी। जी। चलिए चलते हुए बात करते हैं। हाँ जी। तो फिर वो दौर था, हाँ। कह सकते हैं कि जब हम शुरुआत की आपने पत्रकारिता की, हाँ। तो लखनऊ की पत्रकारिता कैसी थी उस समय की? लखनऊ की पत्रकारिता बहुत टफ थी, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है कि कोई भी पत्रकार बन सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो अखबार के दफ्तर में जाने पर कोई पूछता ही नहीं है किसी को। और तो चूँकि हम यूनिवर्सिटी से भेजे गए ट्रेनिंग के लिए 3 महीने की, तो हमारे पास में चूँकि हजरतगंज था, वहाँ जागरण था, तो जागरण के हमने सोचा जागरण में ही हम ट्रेनिंग करेंगे। तो हम जागरण पहुँचे, तो जागरण में हमारे संपादक जी ने हमको, विनोद शुक्ला जी उस समय संपादक हुआ करते थे, उन्होंने हमको ज़िले की डेस्क पे बैठाया। उन्होंने कहा ठीक है आप ट्रेनिंग करिए। एक रमा शरण अवस्थी जी थे हमारे सीनियर, उन्होंने हमको रखा। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ ट्रांसलेशन वर्क जनरल डेस्क में बहुत होता था। उस समय ये आज की तरह मेल नहीं आते थे, उस समय टेली प्रिंटर होते थे, और वो तार आया करते थे उसमें से, और उनको इंग्लिश में ही ज़्यादा आते थे। PTI और UNI एजेंसी थी, तो वो ट्रांसलेट करनी पड़ती थी, हाथ से सारी खबर लिखनी पड़ती थी, तो वो बड़ा लेंदी काम होता था। वो चूँकि मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो मेरे संपादक जी ने कहा कि ऐसा है, आप ट्रांसलेट करिए। तो मैंने जो ट्रांसलेशन किया उनको अच्छा लगा, खबर हमने बनाई अच्छी थी, तो फिर उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंट जनरल डेस्क पे बैठा दिया। तारा जी बात की जाए तो वो बहुत टफ था ओवरऑल कहना, जी, लेकिन वहाँ पे हर पग पे अपने आप को प्रूफ करना था। पग पग पे अपने आप को बिल्कुल, प्रूफ करना बिल्कुल। था। फैक्ट है ये तो, किसी प्रोफेशन में अपने आप को प्रूफ तो फिर इंसान को उन्होंने करना ही पड़ता है। स्पोर्ट्स डेस्क पे लगा दिया। जी, वहाँ फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा था, वहाँ पर चूँकि जो सारी बाहर से खबर आती थी उनको ट्रांसलेट करना रहता था, तो काफ़ी काम ऐसा था। तो वो जहाँ कुल मिला के वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान मैंने जो रिपोर्टिंग करी और जो खबरें बनाई, उससे हमारा जो जागरण का था वो खेल पेज बहुत अच्छा रहा, तो उसको बड़ा अप्रिसिएशन मिला। तो हमारे संपादक जी बहुत खुश हुए, तो मुझे उन्होंने अपॉइंट कर लिया 3 महीने बाद। जो मैं परमानेंट। जी 3 महीने बाद जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, चूँकि मैं उस समय पढ़ रहा था, जर्नलिज़म में था, जर्नलिज़म में फर्स्ट ईयर में था, मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज़म कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तारा पाटकर को हम अपॉइंट करते हैं, और उन्होंने मुझे ट्रेनी सब एडिटर अपॉइंट कर दिया। तो मैं पढ़ता भी था और जॉब भी कर रहा था। तो ये हमारे जूनियर और सीनियर ग्रुप में मैं सबसे पहले अपॉइंट नौकरी पाने वाला बंदा बना। नौकरी पाने वाली, ये अच्छी बात थी कि आप जब एजुकेशन आपकी चल रही थी उसके साथ ही आपके हाथ में जॉब थी। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि जब एजुकेशन हमारी पूरी होगी और एजुकेशन पूरी होने के बाद फिर हम जॉब सर्च करेंगे, बिल्कुल, पर आपके हाथ में आपकी जॉब थी। बिल्कुल। अच्छा तारा जी, जहाँ तक हमने जानकारी करने की कोशिश की है कि आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की है, जी, जो कि जर्नलिज्म, हाँ पत्रकारिता ही कह सकते हैं। आज के समय में तो बड़ा इजली हो सकता है, मतलब उस टाइम से तो कंफर्ट ही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटोज़ मिल सकती हैं हमें, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल सकती हैं। उनके बीच में रहकर किस तरीके की पत्रकारिता थी वाइल्ड लाइफ की? वो एक्चुअली बहुत ख़राब दौर था मेरा, क्योंकि जब मैं उसके बाद जनसत्ता में आया, चूँकि जनसत्ता एक्सप्रेस लखनऊ से लॉन्च हो रहा था, इंडियन एक्सप्रेस, तो हमारे कुछ साथी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए, तो मैं वहाँ चला गया बीच। तो मैंने वहाँ जब ज्वाइन किया, तो हमारे जो एडिटर थे उनको वाइल्ड लाइफ से बड़ा प्रेम था, और जबकि मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में ABCD नहीं जानता था, कभी चिड़ियाघर भी नहीं गया था। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुमको चिड़ियाघर की रिपोर्टिंग करनी तो है। आप कह सकते हैं गुस्से के शिकार हो गए। हाँ, ये कह सकते हैं। हालांकि उनको बड़ा इंटरेस्ट था, वो चाहते थे कोई काबिल बंदा वहाँ जाए, तो उन्होंने मुझे सोचा कि ये जाए। उन्होंने आपके अंदर वो काबिलियत देखी और आपको उसका परिणाम भी मिला। हाँ, क्योंकि आपको अवार्ड भी मिला है। जी जी जी। तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने मुझे चिड़ियाघर भेज दिया। अब मैं वहाँ परेशान हो गया, क्योंकि जानवर बोलते तो है नहीं। अब उनको देख के रोज़ स्टोरी देनी क्या दूँ,
और मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, मैं वहाँ बैठा रहता था दिन में, मैं सोचता था क्या लिखूँ आज, क्या करूँ। फिर जो है जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ह्यूमन एंगल से स्टोरी बनाऊं। जी। तो मैंने क्या किया, एक एक जानवर पकड़ा, उसकी स्टोरी पकड़ी। जैसे वहाँ पे एक हमारे फोटोग्राफर भी बहुत तेज़ थे, एक हमारे, तो उन्होंने क्या किया कि वो फ़ोटो खींच के ले आते थे। अच्छा। और वो फ़ोटो खींच के ले आते थे, और बस अचानक उन्होंने एडिटर को पेश की और उन्होंने कहा कि ऐसा है। तो वो एडिटर ने बुलाया, इसकी फ़ोटो देखो, ये इस पे स्टोरी लिखो। अब वो तुरंत स्टोरी लिखना। तो मैंने कहा सर मुझे कुछ मालूम नहीं, कि पता करो अभी। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो मैंने फिर पहले एक टाइग्रेस थी, जो मोबाइल जू होते थे ना, मोबाइल जू में एक टाइग्रेस थी, वो चंपा नाम था उसका। ओके। वो आई और वो जो है राउंड में घूमती थी, सीधे नहीं चल पाती थी। वजह क्या था कि मोबाइल जू में छोटे पिंजड़ों में रखते थे उसको। तो मेनका गांधी जी ने अभियान चलाया, तो उसके बाद मोबाइल जू बंद हो गए, उनके जानवर आ गए चिड़ियाघर। तो वो जो टाइग्रेस थी, वो टाइग्रेस सीधे नहीं चल पाती थी, उसको कैंसर भी हो गया था और बहुत बीमार थी वो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोले इस पर स्टोरी करो। हमने कहा अच्छा स्टोरी करते हैं। फिर मैंने पूछा, डायरेक्टर्स को फ़ोन किया, उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उस पर स्टोरी लिखी। तो वो स्टोरी बड़ी हिट हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक बार वो ब्लैक बक होता है, काला हिरन, उस पर एक स्टोरी हुई। वो रंग बदलते हैं, उनका एक सीजन होता है, उस पर मैंने लिखा कि रंग बदल रहे हैं चिड़ियाघर के काले हिरन। तो वो स्टोरी इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि वो अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको फॉलो किया, और फ्रंट पेज पे ऊपर उन्होंने एक बॉक्स में स्टोरी उसकी छापी, मेरी स्टोरी को फॉलो करके। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ऐसे कुछ दौर चला कि मेरी स्टोरियाँ हिट हुई। तो मैंने एक एक जानवर को पकड़ा और उसकी स्टोरी कब आया, कैसे आया, इसके सबसे कह सकते पेयर हैं है कि नहीं है। सबसे मित्रता कर ली आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कह वो सकते एक हैं। अजीब तरह की सिचुएशन बनी। आइए, तो वो एक अजीब तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई। जी। और वो जो मैंने ह्यूमन स्टोरी लिखी, वो इतनी हिट हुई कि मुझे 2003 में गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री थे, उनसे अवार्ड भी मिल गया। 2003 में। हाँ, 2003 में वाइल्ड लाइफ वीक में जी। मुझे जो है बेस्ट वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग के लिए 2003 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग में आपको अवार्ड दिया गया। उसके लिए मुझे अवार्ड। ये तो वाइल्ड लाइफ की बात हो गई। जी अब एक अंतिम सवाल और निकल कर आता है तारा जी, जी। कि जब इतना परफेक्चुअल करियर था, आपको राज्यपाल के द्वारा अवार्डेड भी हो चुके थे, हाँ, फिर वापस घर वापसी का निर्णय कैसे हुआ? क्योंकि ये एक सवालात होते हैं। बेसिकली हर कोई सोचता है जीवन में तरक्की करना, एक उस मुकाम पे पहुंचना, बिल्कुल। और आप जब वो सम्मान पा चुके थे कि राज्यपाल ने आपको आपके काम के प्रति, जब कोई व्यक्ति आपको आपके काम के प्रति आपकी सराहना करता है, तब इंसान अपने जीवन के उस सातवें आसमान पर होता है जहाँ उसको लगता है कि अब वो बहुत कुछ और कर सकता है। ऐसे समय पर पहुंचने के बाद बुंदेलखंड में आपकी वापसी, ये हम सब जानना चाहते हैं। ये देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये ऐसा सवाल है कि जिसको लेके कि शुरू से ही मैं झेल रहा था। जब मैं लखनऊ से अचानक जॉब छोड़ के आया, तो मेरे दोस्तों ने वहाँ कहा कि तारा को पता नहीं क्या हो गया है, ये गांव चला गया, वो नौकरी छोड़ के, समझ पता नहीं क्या बात है, लगता है उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। तो लोग मुझसे नहीं बताते थे, लोग फ़ोन पे बात करते थे। फिर वो बात करते थे, वो कहते थे नहीं, बातचीत से तो वो दिमाग से डिस्टर्ब नहीं लगता है, तो फिर क्यों चला गया। फिर जब मैं लखनऊ भी गया तो सब लोग मुझसे पूछते, तो मैं कहता कि मैं मातृभूमि की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं अपने मदर फादर के साथ भी रहना चाहता हूँ। क्योंकि लंबे समय में बाहर रहा, तो मेरी एक इच्छा थी कि अब मैं बहुत कम आ पाता था यहाँ पर, 26 साल लगातार वहाँ रहने के बाद। तो मेरी माताजी याद करती थी, तो कभी कभी मैं आता था साल में एक आध बार। तो मुझे लगा कि अब वो लोग ओल्ड एज है उनकी, मुझे उनके पास रहना चाहिए। मैंने शादी की नहीं, मैं अकेला रहा। तो मुझे लगता था मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूँ, मैं जिस लिए गया था नौकरी में, मुझे लग रहा था मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि लखनऊ में रह के मैंने कोशिश की, मैं बड़े लीडर से बात भी करता था, अपने यहाँ के विधायक, सांसद, सबसे मैं बात करता था। जैसे बादशाह सिंह मंत्री थे, उनसे भी मैंने कहा, तमाम सबसे बात करता था कि महोबा अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करें, पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना वर्क प्रेशर वहाँ था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था मातृभूमि के लिए। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी
अखबार की चंद लाइनों में सिमट के रह गई है। मैं जिस मकसद से आया था वो नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तो मैं 2-3 साल तक इसको लेके ऊहा-पोह में था कि मैं लखनऊ छोड़ दूँ, नौकरी छोड़ दूँ, मैं घर चला जाऊँ। इस पे मैं अपने दोस्तों से डिस्कस भी करता था, लेकिन ये था कि नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा, घर में बहुत गालियाँ पड़ेंगी, लोग कहेंगे लो ये छोड़ के चला आया। घर में मैंने बात भी की 1-2 बार, पर कोई तैयार नहीं था। लेकिन होता क्या है कि जब चीज़ होनी होती है तो ये जो गोरागिरी में सिद्ध बाबा हैं, इनको हम इसकी क्रेडिट देते हैं, क्योंकि मैं जब महोबा आता था तो यहाँ ज़रूर आता था। ये गोरखगिरी मुझे बहुत अपील करता था, बचपन से मैं यहाँ घूमता रहा हूँ। तो मुझे लगता है जैसे सिद्ध बाबा ने अचानक एक ऑर्डर किया मुझे कि तुमको घर चलना है, और अचानक मेरे एक सीनियर थे जनसत्ता में, उनसे थोड़ी मेरी तू मैं हुई। एक मेरी खबर को लेके मैंने भेज दी, वो फ्रंट पेज पे छप गई, बॉटम स्टोरी थी जनसत्ता में, दिल्ली में छपी। और यहाँ भी तो मैंने अपने जो सीनियर थे उनको नहीं बताया था, वो सीधे दिल्ली भेज दी थी खबर। तो वो जब छपी तो सवेरे इन्होंने पेपर देखा तो नाराज़ हुए, इन्होंने मुझसे कुछ कहा। मैंने कहा कि ऐसा है, मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करता हूँ, आपको करने के लिए बाध्य नहीं। कुछ इन्होंने और कुछ कहा तो मेरा मूड ख़राब हुआ। मैंने अचानक रिज़ाइन एक लेटर लिखा, मेल किया दिल्ली ऑफिस, और मैं सीधे मैंने स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन। उसके बाद मैं 6 महीने यहाँ नहीं आया। मैंने इसलिए नहीं, मैंने सोचा घर बताऊँगा तो लोग बहुत नाराज़ होंगे, कहेंगे इसने नौकरी छोड़ दी। तो उस समय ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन था, आप लोगों ने सुना होगा, पर्यावरण वाला, उसमें इत्तेफाक से मुझे काम मिला। मैं घर में बैठा था तो मेरी एक सीनियर थी जो उसमें सीनियर मीडिया ऑफिसर थी, उनको एक रिपोर्ट ट्रांसलेट करानी थी। तो उन्होंने मुझे भेजा कि फ़ोन किया कि तारा एक रिपोर्ट है और वो करीब 10,000 पेज की है, उसको 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसलेट करना है, क्या तुम कर दोगे? तुम 1 रुपये वर्ड तुम्हें देंगे हम। हमने कहा कि ठीक है, लाइए भेजते हैं, मैं खाली हूँ तो कर सकता हूँ। फिर मैंने उसको ट्रांसलेट किया, तो वो मेरी जो रिपोर्ट ट्रांसलेट हुई, मुझे तुरंत 10,000 रुपये मिल गया 1 हफ्ते में। और दूसरी चीज़, वो रिपोर्ट बहुत पसंद आई लोगों को, क्योंकि वो पहले जो ट्रांसलेशन कराते थे किसी और से, वो इत्तेफाक से था नहीं, और उसमें प्रॉब्लम्स रहती थी, बड़ी अशुद्धियाँ रहती थी, भाषा सही नहीं रहती थी, तो मेरी उनको बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं आप हमारा काम आगे भी कर दें। तो हमने कहा ठीक है, मैं अभी खाली हूँ, कर दूँगा। तो उन्होंने मुझे सारा पूरा ट्रांसलेशन पैनल एक था उनका, उसका हेड मुझे बना दिया, और पूरा काम मैं करता था। तो महीने में ये होने लगा कि मैंने जॉब छोड़ने के बाद कम से कम 40,000, 45,000, 50,000 मुझे आने लगा वैसे ही। और तुम वो सीधा मेल से मैं भेजता, और बाकायदा उधर बेंगलोर में उनका ऑफिस था, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता। मैंने कहा ये अच्छा रहा। फिर मैंने 6 महीने बाद घर में बताया मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने सोचा ये ट्रांसलेशन वर्क तो मैं घर में भी कर सकता हूँ। तो फिर महोबा की शुरुआत हो तो गई। मैं महोबा भी आ गया। अच्छा रहा। यहाँ और जब आया जी, तो मैं यहाँ शुरू में उनका ट्रांसलेशन वर्क करता रहा, लेकिन बाद में जब अपने आंदोलन में ज़्यादा बिजी हो गया तो फिर मुझे उनसे कहना पड़ा कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई और दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई और कॉम्पिटेंट बंदा मुझे यहाँ नहीं दिखता है, पर मैं नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से मैंने सोचा मैं यहाँ रह के मातृभूमि की सेवा करूँगा, अपने माँ बाप के पास रहूँगा, और जितना हो सकेगा करूँगा। तो स्टार्ट हम लोगों ने एक पोस्ट कार्ड अभियान से की, जो हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेके सीरियस थे, क्योंकि हमारे घर में एक हादसा भी हुआ था। हमारी एक सिस्टर थी, उनको दवा रिएक्शन कर गई थी, उनको कानपुर में किसी तरह ले जाके जान बची। तो हमने कहा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी है, वो स्टार्ट की। फिर हमने भूख के ख़िलाफ़ जंग, क्योंकि इस समय हमारा क्षेत्र अकाल का केंद्र था, तो हम लोगों ने रोटी बैंक स्टार्ट किया। तो रोटी बैंक हम लोगों ने 15 अप्रैल, जो अभी आने वाली है डेट, 15 अप्रैल 2015 से चालू किया। और जो हमने पोस्ट कार्ड अभियान एम्स आंदोलन के लिए शुरू किया था, वो 8 मार्च 2015 से चालू किया था। तो दोनों साथ साथ चले। तो उसके लिए भी फिर आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ा, सांसद जी ने भी सपोर्ट किया, पार्लियामेंट में उठाया। रोटी बैंक तो बहुत ही पॉपुलर हुआ, वो सभी जगह बाकी सारे वर्ल्ड वाइड चला। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी मुझे अवार्ड मिला। अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो 2016 में नवंबर में मुझे उसके लिए फाउंडर रोटी बैंक के तौर पे हम लोग शुरुआत करने के लिए, उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया, लखनऊ में सम्मान दिया। तब मैं अनशन पे बैठा हुआ था, तो मैं खुद नहीं गया था, मैंने अपने लखनऊ के साथियों को भेजा था, वो लेके आए थे, उन्होंने अवार्ड मुझे यहाँ पे दिया। इसके अलावा
हमारा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फिर रोटी बैंक के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वो पूरे देश में आगे रोटी बैंक कॉन्सेप्ट तो चले। सबको बिल्कुल। जानकारी थी तारा जी। तो ये अब धीरे धीरे लड़ाई चल रही है, आगे बढ़ रही है। तारा जी, आपको हम अपनी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह आप बुंदेलखंड के लिए बात करते रहें और बुलंदी से बात रखें, बिल्कुल। क्योंकि संसाधनों की जो कमियां हैं हमारे यहाँ, जी। उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी को आवाज़ तो उठानी होगी। आपने क्योंकि जो परित्याग किया है जीवन पे, एक अच्छा खासा करियर को त्याग करने के बाद अगर आप घर वापसी आए हैं और जिस चीज़ को लेकर आप बात रख रहे हैं और बेदरकी से बात रख रहे हैं, वो निश्चित ही एक ना एक दिन इस जनपद वासियों को, और जनपद क्या पूरे बुंदेलखंड वासियों को मिले, ऐसी हम आशा करते हैं। एक संदेश में थोड़ा सा देना चाहता जी बिल्कुल हूं, बताएं क्योंकि तारा जब जी। हम आला चौक पे बैठते थे अनशन पर, तो आल्हा हमारे सामने वहाँ हैं, वो बैठे हैं हाथी पर। तो वो मुझे लगता था जैसे मेरी तरफ देखते हैं और वो मुझे एक संदेश देते थे कि हम लोगों का खोया जो गौरवशाली अतीत था वो सिर्फ इसलिए खो गया है कि हम लोग लड़ना भूल गए हैं। हम लोग जब तक लड़ना नहीं सीखेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, तब तक खोया हुआ गौरव बुंदेलखंड का वापस नहीं आ सकता। तो हमको अपने बुंदेलखंड को गौरव वापस लाने के लिए लड़ना होगा। मैं सभी यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सब लोग सीरियस होकर विचार करें, सोचें। धन्यवाद तारा जी। ये थे हमारे साथ तारा पाटकर जी। कुछ अनसुनी या अनकही बातों में काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि तारा जी के बारे में जनरली या नॉर्मली कह सकें तो सब लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, पर पास्ट में किस तरीके से जीवन में संघर्ष रहा और किन किन चीज़ों को त्याग करने के बाद आज अगर वो बुंदेलखंड में आकर यहाँ की चीज़ों की मांग कर रहे हैं, तो हर एक युवा को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि अपनी मातृभूमि के लिए हर उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि जहाँ हम जन्म लिया, जहाँ हम पले बढ़े, अगर हम वहाँ कुछ या उसके लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा जीवन किस लिए है, विचारनी है। आप खुद सोचें और फैसला करें।